हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 10th क्लास के सामाजिक विषय के इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कहाँ तक आना है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में इतिहास में आपका लेसन 4 तक आएगा। समकालीन भारत टू भूगोल में आपका लेसन 5 तक आएगा। नागरिक शास्त्र में 3 तक आएगा और अर्थशास्त्र में 3 तक आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आपको पहले लेसन में। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें बच्चों बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हैं देख लीजिए। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रूसो को। सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये रूसो थे। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? ये हुआ था फ्रांस में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1848 में। एक क्वेश्चन और है इधर। फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बच्चों, ये किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अधिकार विभाजन का। ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश में था? फ्रांस से। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था एकीकरण। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1815 में। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाता है। ये किसका है बच्चों? मेटरनिक का। उसके बाद उदारवाद से तात्पर्य है क्या है? निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समझ समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो ये है व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समझ जो है समानता प्रदान करना। ठीक है। निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में देखिए, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? उसके सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा?
ये वर्णात्मक प्रश्न जो हैं आपका इसमें देख लीजिए। इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। लेसन 2 में देखिए बच्चों, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ये हुआ था 1919 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? लाहौर की। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था अगस्त 1942 में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने। करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1920 में। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? खिलाफत आंदोलन जो है गांधी जी ने नहीं चलाया था। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में अंग्रेजों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन के मुख्य क्या कारण थे? फिर वर्णात्मक प्रश्न में देखिए, दांडी मार्च का वर्णन कीजिए। सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे?
लेसन 3, वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, वो कौन सी थी? चेचक। आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा? अमेरिका पर। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी रिंडर पेस्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में। कहाँ हुई थी? जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा कृषि क्षेत्र पर। किस पे पड़ा? कृषि क्षेत्र पर। अभी बच्चों इसके लेसन 3 के क्वेश्चन बाकी हैं, इसको देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया? उदाहरण सही समझाइए। लेसन 4, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था? सूती और रेशमी कपड़े का। फ्लाइंग शटल से क्या तात्पर्य है? रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार। गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन। गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन थे। गुमास्ता क्या है? गुमास्ता वेतनभोगी कर्मचारी है। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 में। फिर इसमें क्वेश्चन देखिए। कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन कीजिए। ट्रेड यूनियन के किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। वर्णनात्मक प्रश्न। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। ये हो गए आपके 4 लेसन कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं भूगोल पे। भूगोल में बच्चों 7 लेसन है इसमें, तो इसमें 4 तक आएगा। देखिए बहुविकल्पी इसमें मृदा अपरदन है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। मृदा में से किस प्रकार का संसाधन है? ये है नवीकरण योग्य संसाधन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य।
इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मालवा प्रदेश में। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, ये है सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? पवन ऊर्जा। अग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है ग्रेफाइट। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य उद्योग। अब बच्चों क्वेश्चन पे बांगर और खादर में दो अंतर बताइए। लेटेराइट मृदा और काली मृदा में अंतर बताइए। प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषता बताइए। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताइए। भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। वर्णनात्मक प्रश्न में आइए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों लेसन 2 में आते हैं। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का उद्देश्य था हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों में चिपक कर उसकी रक्षा करना। चीता को भारत में कब लुप्तप्राय घोषित किया गया था? 1952 में। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, ठीक है। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वो नहीं करता है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है, ये भागीदारी नहीं करता है। अब है वर्णनात्मक प्रश्न पे एक बच्चों ये और देख लीजिएगा। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वन से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ बताइए। चिपको आंदोलन क्या है?
जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तीसरा लेसन, निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण है जल सीमित मात्रा में। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जलावृत है? लगभग 3/4। ठीक है। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? 4%। देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? राजस्थान और गुजरात में जल की कमी रहती है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों फिर से देख लो। देश के किन 2 राज्यों में जल की कमी रहती है? राजस्थान और गुजरात में। टाका शब्द को कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? ये टाका शब्द को परिभाषित करता है पीने का पानी संग्रहित करने के लिए राजस्थान में भूमिगत टैंकों को ही टाका कहा जाता है। ठीक है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5%। वर्णनात्मक प्रश्न पर आइए। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? बहुउद्देशीय परियोजना किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है? किन्हीं 5 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। लेसन 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? ये है धान। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 2/3। निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? मक्का। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है कपास। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? जूड़। निम्न में से फसल की प्रमुख पेय फसलें हैं? चाय और कॉफ़ी। सोपान कृषि की जाती है ढाल वाली भूमि पर। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी। इनमें से रबी की फसल नहीं है दालें। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं। चना, मटर व सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? दलहन की। ठीक है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं रबी के? निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गन्ना। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी।
इनमें से कौन सी रबी फसल है? चना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तरबूज। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर या दिसंबर। अब वर्णात्मक प्रश्न पे आते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है? भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बच्चों ये वर्णात्मक प्रश्न है। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए। भारत में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में पाई जाने वाली फसलों पर एक लेख लिखिए। ये आपका हो गया भूगोल। अब आते हैं नागरिक शास्त्र पर। नागरिक शास्त्र में पहला लेसन सत्ता की साझेदारी। इसमें श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1.17 करोड़। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? बेल्जियम। निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम का। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 2008 में। अब वर्णात्मक प्रश्न पे आते हैं। श्रीलंकाई तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए किस तरह संघर्ष किया? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए। वर्णात्मक 2। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन किस प्रकार होता है? बहुसंख्यकवाद को स्पष्ट कीजिए। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को किस प्रकार स्वीकार किया है? लेसन 2। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? न्यायपालिका। ठीक है। जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? वे आते हैं संघ सूची या केंद्र सरकार के। ठीक है। ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? कहा जाता है सरपंच। क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है।
भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा जाता है या गया है? ये है 8वीं में। किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं में। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 28। भारत में मताधिकारी की आयु क्या है? 18 वर्ष। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है ये। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40%। क्वेश्चन, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। फिर इसमें संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? अब बच्चों लेसन 3 पे आइए। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है? तो सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। जाति पदानुक्रम से क्या तात्पर्य है? जाति पायदान जैसी एक संरचना जिसमें सभी जाति समूह का उच्चतम से निम्नतम स्थान होगा। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है? तो भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है, किसका है? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। धर्म को राजनीति से कभी नहीं अलग किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे थे? महात्मा गांधी जी ने। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है कोई नहीं, ठीक है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, कोई नहीं। ये तो है, सब धर्म नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र से संबंध इसका नहीं है। जातिवाद क्या है? भारतीय राजनीति पर इस कुप्रथा के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जाति पर आधारित निर्वाचन होने से क्या हानियां हैं? किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में उल्लेखित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
अब आते हैं बच्चों अर्थशास्त्र में। पहला लेसन अर्थशास्त्र का विकास। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय। यही क्वेश्चन है बच्चों, इसको बस पलट दिया है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। टाउथ साधारणतया लोगों की इच्छा क्या होती है? आर्थिक आय। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल में। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? फ्रांस में। मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकास मापने का यूएनडीपी का मानदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? लेसन 2। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? 80%। जीडीपी क्या है? सफल घरेलू उत्पाद है। विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है द्वितीयक क्षेत्र। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्रक को। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार बताइए। ये थे बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ लेसन के इम्पोर्टेंट जो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके साथ ही बच्चों नक्शा जो है आप अपने आप तैयार करोगे। ठीक, अब हम वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।